यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो आज है यूनिट नंबर सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में सेकंड यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। आज कंप्लीट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट किया जाए। देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मींस ये क्या है कि ये क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है एक तरीके की, और वॉल्यूमेट्रिक इसलिए क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में एनालिसिस की जा रही है। वॉल्यूम के टर्म में एनालिसिस की जा रही है। जब केमिस्ट्री की लैब में गए होगे तो वहां पे आपको एक ब्यूरेट, इस तरीके की ब्यूरेट दिखी होगी, है ना। आगे दिखाते हैं। भाई इस तरीके की ग्रेजुएटेड जो है, यहां पे ऐसे कॉर्क लगा रहता है, ये ब्यूरेट है, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। अब वहां पे कोनिकल फ्लास्क भी होता है। अगर असेंबली सेट करो तो इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क रहता है ना। और यहां पे स्टैंड लगा दिया जाता है, इस तरीके से स्टैंड लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये जो है तुम्हारी क्या है, एक टाइट्रेशन असेंबली है, जो तुम लोगों ने अपनी लैब में देखी होगी। और ये कैसी है, ये ग्रेजुएटेड है। कैसी है, ग्रेजुएटेड है। मींस 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 60 70 100, है ना। जैसे आपकी जो ब्यूरेट है, अलग अलग साइज की, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से होती, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती, जो भी रिक्वायरमेंट है, हर तरीके से। अब इसमें क्या है, देखो कुछ चीजें हैं जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए, जो लैब में भी पूछा जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे, जैसे हमने देखा था पहला टॉपिक, पहली यूनिट में लिमिट टेस्ट देखा। पहली यूनिट में हम लोगों ने लिमिट टेस्ट देखा। लिमिट टेस्ट तुम्हारा थ्योरी में भी काम आया और लिमिट टेस्ट तुम्हारा प्रैक्टिकल में भी काम आया। ठीक है, उसी तरीके से जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ये तुम्हारे थ्योरी में भी काम आएगी, तुम्हारे प्रैक्टिकल प्लस वाइवा में भी काम आएगी। वाइवा में एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और लिमिट टेस्ट से पूछता है। सब अगर वो प्रैक्टिकल पे रुका तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या लिमिट टेस्ट से। ठीक, अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें हैं इसमें। क्या करते हैं, इसमें हम रखते हैं नोन सॉल्यूशन। भाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अगर करना है तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए दो सॉल्यूशन बना लेते हैं। दो सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक होता है तुम्हारा, दो बीकर है, ठीक। एक बीकर में हमने रखा नॉन सॉल्यूशन, नॉन सॉल्यूशन, और एक में रखा अननोन सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन। ठीक, और हमसे बताया गया कि भाई एक काम करो, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताओ, इस अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताओ। एक हमको एक स्टैंडर्ड दे दिया गया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इसके बिहाफ पे इसका बता दो। भाई जैसे सपोज करो, एक जनरल एग्जांपल ले लो कि वो तुम्हारे पास मेजरिंग सिलेंडर है लैब में। लैब में क्या है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, कि इस तरीके से यहां पे ऐसे ग्रेजुएटेड क्या रहता है,
मेजरिंग सिलेंडर रहता है, मेजरिंग सिलेंडर, और ये क्या है, कैलिब्रेटेड रहता है। कैसा है, कैलिब्रेटेड है। अब मान लिया 50 ml का लिया हमने, या अलग अलग साइज के आते हैं, 100 ml के आते हैं, 200 ml के आते हैं, 500 ml के आते हैं, 1 लीटर के भी मेजरिंग सिलेंडर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आपकी लैब में जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मंगाए गए होंगे। ओके, अब 50 ml इसमें हमने पानी भरा, और उस पानी को हमने क्या किया, एक ग्लास है हमारे पास, ठीक, जिसपे किसी तरह का कोई ग्रेजुएशन नहीं है, मींस कोई लाइनिंग नहीं, उस पर नंबरिंग नहीं पड़ी कितना ml कितना ml नहीं है। तो ये 50 ml हमने क्या किया, इसमें डाल दिया। कितना डाल दिया, 50 ml डाल दिया। अब देखो ध्यान से, हम बोल सकते हैं कि इसमें भी 50 ml और इसमें भी 50 ml। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्डाइज किया है इस पे, इसके बिहाफ पे, हमने इसके बिहाफ पे किया है। अभी इस बीकर में अगर हम नॉर्मली ऐसे ही पानी डाल दे तो हम नहीं बता सकते कि उसमें पानी कितना है। बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। अभी तुमने इसका क्या किया, इसका 50 ml लगाया और यहां पे एक निशान लगा दिया। अब दूसरा ग्लास भी है, उस पर भी निशान लगा दिया, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम यहां तक पानी भरोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 50 ml है ये। क्यों, क्योंकि तुमने इसके रेफरेंस से इस पे टिक लगाया है। ठीक उसी तरीके से इसका कंसंट्रेशन तुमको नहीं पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है। बाय द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कि भाई इसका कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अब इसमें 4-6 अगर एलिमेंट हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक एक एलिमेंट की क्वांटिटी भी बाय मोल फ्रैक्शन टेक्निक से निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये टर्म्स क्या होते हैं, इन टर्म्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, तो भाई ये ब्यूरेट हो गई। अब इस ब्यूरेट में कैसे सेट करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए यही होता है। तो ये चीजें समझ लो भाई कि ये कंफ्यूजन क्यों होता है, कि नीचे क्या रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे। तो सबसे पहले तो समझो बात को, तुमने सॉल्यूशन लिया है ना, एकदम बिल्कुल दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट निकाल दो। ये चाहे तुम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करो, चाहे एग्जिट एग्जाम की तैयारी करो। अब देखो एग्जिट एग्जाम होना तो तय हो गया है एकदम पूरी तरीके से, राइट। देखो असम ने तो 11 अप्रैल की डेट दे दी कि तुम्हारा पीसीआई चाहे जब करवावे, हम अप्रैल से कराने जा रहे हैं अपना एग्जिट एग्जाम। चाहे तुम बी फार्मा के हो, चाहे तुम डी फार्मा को, सबको लपेट दिया उसने। अननोन सॉल्यूशन, अब इस अननोन सॉल्यूशन को हम डालेंगे कहां पे, इस कोनिकल फ्लास्क में। किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। इसी कोनिकल फ्लास्क को अर्लेनमेयर फ्लास्क भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये तुम्हारी ब्यूरेट है ना। नॉन सॉल्यूशन को डालते हैं ब्यूरेट में, जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है। हमने पूरा ऊपर तक 100 ml फिल कर दिया। क्लियर है, दो चीजें। जो अननोन है उसको हमने नीचे कोनिकल फ्लास्क में रखा, और जिसका हमें नोन है, जिसका हमें पता है कंसंट्रेशन, उसको हमने ऊपर रखा। ऊपर वाला जो नोन कंसंट्रेशन है, जो नोन कंसंट्रेशन है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे हम लिमिट टेस्ट में एक स्टैंडर्ड बनाते थे, उसके बिहाफ पे टेस्ट रखते थे, तो स्टैंडर्ड के बिहाफ पे हम जो टेस्ट वाला है उसकी टर्बिडिटी या उसके इंटेंसिटी ऑफ कलर देख के बता देते थे हमारा लिमिट टेस्ट फेल है कि पास है। उसी तरीके से यहाँ पे है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाती। जो स्टैंडर्ड है इसका दूसरा नाम, और इसको क्या बोल सकते हो, टाइट्रेंट। क्या बोल सकते हो, टाइट्रेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये टाइट्रेंट हो गया। अब इसकी कंसंट्रेशन पता है। ये जो तुम्हारा अननोन सॉल्यूशन है, क्या है, अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन निकालना है, जस्ट उल्टा है, ध्यान से समझते रहना। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि समझ जाओ। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि तुम में से किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो मैं बता रहा हूं बस वही दिमाग में घुसना चाहिए। ओके, इसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता, हमको निकालनी है। इसी को हम बोलते हैं एनालाइट। क्या बोलते हैं, एनालाइट, जिसकी एनालिसिस की जाए, या इसी का दूसरा नाम और है
टाइट्रेंड, क्या है? टाइट्रेंड है, और ये टाइट्रेंट। टाइट्रेंट टा है, मतलब ये टॉप पे रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। टाइट्रेंड डा का डी है, डी का मतलब डाउन साइड, यानी ये नीचे रहेगा। तो टाइट्रेंट आ जाए, टी आ जाए तो समझो ऊपर रहेगा, नॉन सॉल्यूशन रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा। अगर नीचे आ जाए इट मींस ये डाउन साइड रहेगा। इसका जो है हमको एनालिसिस करनी रहेगी, इसीलिए इसको हम एनालाइट बोलते हैं। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे? तुम लोगों ने बहुत सारे, चूंकि सेशन हाफ हो चुका है, तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपने अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब में इस तरीके से परफॉर्म किया होगा। आई होप किसी ने किया हो तो बताओ मुझे जरा कमेंट करके कि तुमने किया है ना? अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये कॉर्क लगी है जिसको हम स्टॉपर बोलते हैं, स्टॉपर बोलते हैं। अननोन सॉल्यूशन इसमें डाल दिया, ठीक, अननोन सॉल्यूशन इसमें डाला, और कुछ ड्रॉप इसमें हमने डाल दी काहे की? इंडिकेटर की। समझना कैसे करते हैं एग्जैक्टली बता दूंगा, तो प्रैक्टिकल की तरह तुम कर लोगे। मींस तुम्हारे कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं किया ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। प्रैक्टिकल तो बेसिक सोच के रखो, अगर ये तुमने किया होता तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुमको ऐसे ही पता चल जाता, यहां रिवीजन हो रहा होता। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब यहां पे कर लो प्रैक्टिकल। तुमने क्या किया, एक ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट असेंबली तुमने सेट कर दी। तुमको जो दो सॉल्यूशन मिले, दो सॉल्यूशन में बताया गया तुमसे कि भाई एक का नोन सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है और इसका अननोन है ना? तो हमें जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, तो कैसे बताओगे? तो सिंपल तुमको हमने बता रखा है, अननोन वाले को नीचे की तरफ रखो, मींस कोनिकल फ्लास्क में, जिसको टाइट्रेंड बोलते या एनालाइट बोलते। नोन वाले को उठा के बीकर में डाल दो, यहां फनल लगाओ, ऊपर इसमें फनल लगाओ और इस बीकर से उठा के इसमें डाल दो। ठीक, डाल दिया इसमें। अब ध्यान से समझो, अब एक इंडिकेटर, भाई पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया है? एक आता है, एक पॉइंट होता है इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, इसी पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। ध्यान से समझना इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है। इक्विवेलेंट पॉइंट में मान लिया ऊपर हमने क्या लिया है, नॉन सॉल्यूशन का है भाई, एसिड का है। जस्ट सपोज, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मानने के लिए हम मान लिए कि ऊपर का सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ठीक, नीचे का सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। नीचे का सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन करते रहना। अब इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा कि जब अमाउंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बेस के हो जाए तो समझ लेना रिएक्शन पूरी हो गई, वही इक्विवेलेंट पॉइंट है। इस चीज को जरा ध्यान रखना, इस चीज को जरा 2 मिनट के लिए ध्यान रखना, है ना? 1-2 मिनट के लिए इसको ध्यान रखना, 1 मिनट, है ना? जस्ट सेकेंड। यहां तक क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट, कह सकते हो अमाउंट ऑफ को कि भाई इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस के बराबर है। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना, दिमाग में बिठा के रखो, इसी से बेस्ड मैं इसको कोरिलेट करने जा रहा हूं। अब कोरिलेशन कैसे होगा, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? देखो ध्यान से, यहां से तुमने एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना शुरू किया, इसमें क्या मिलाया हमने, इंडिकेटर। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर पता है क्या? यस, कैसे होता है वो भी बताता हूं। 1 मिनट, कुछ बेसिक्स समझाने के लिए इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को मुझे लग रहा है कि कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है।
अब ध्यान से समझो बात को मेरी। बताया ना, मेरे लेक्चर्स थोड़ा बड़े हो जाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि भाई ये तो 10th और 12th में भी कराया गया होगा, 10th और 12th में भी कराया जाता है। यहां मान लो ये एसिड है, यहां मान लो ये बेस है, ठीक है। अभी हमने ये स्टैंड इधर से लगा दिया है। इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमें लगाइए। अब ध्यान से समझो, यहां से यहां पे हमने अननोन सॉल्यूशन डाला है जिसको हमने क्या नाम दिया, टाइट्रेंट, टाइट्रेंट। ये नॉन सॉल्यूशन है इसलिए इसका नाम टाइट्रेंट पड़ा, ठीक, टाइट्रेंट पड़ा। ये नॉन सॉल्यूशन है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन या कह सकते हो स्टैंडर्ड, इसको कह सकते हो टेस्ट या एनालाइट। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री वीक है शुभम, तो यहां स्ट्रांग कर लो, यहां स्ट्रांग हो जाएगी। मेरे पास समय की कोई समय सीमा, मैं बंधा नहीं हूं समय सीमा से कि मैं एक दिन में तुम्हारे सारे लेक्चर खत्म कर दूं। 10-12 में भी नहीं देखा था तो भाई बड़ी बात है ना। हमने भाई, हम तो जीआईसी से पढ़े हैं, लेकिन जीआईसी में हमने ये किया है 12th में, है ना। खैर चलो टॉपिक पे कंसंट्रेट करो। अब कैसे पता चलेगा हमको, कैसे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट अमाउंट एसिड का बराबर हो चुका है इक्विवेलेंट अमाउंट बेस के, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यही हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट होगा। कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए इसमें हम डालते हैं एक इंडिकेटर, एक इंडिकेटर। इसका काम क्या है? यह है खबरी, इसको बोलते हैं खबरी लाल। अब ये क्या करेगा, बेस जो इसके अंदर बेस पड़ा है, भाई तुमने जब असेंबली सेट की तो नॉन सॉल्यूशन के साथ कुछ ड्रॉप डाल दी, 4-5 ड्रॉप डाल दी इंडिकेटर की, 4-5 ड्रॉप डाल दी तुमने इंडिकेटर की, ठीक। अब इंडिकेटर का अपना कुछ कलर होता है, इंडिकेटर का अपना अलग ही कलर होता है। हो सकता है कि ये इंडिकेटर यहां पे जो बेस है इसके साथ रिएक्ट करके कलरलेस हो जाए। चांसेस हैं कि भाई इसके साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या होगा भाई, जब हमने इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप टाइट्रेंड में डाली, किसमें? टाइट्रेंड में डाली, तो ये टाइट्रेंड के साथ कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाए। एक तो ये चांस हो सकता है। इंडिकेटर कोई सॉल्यूशन, यस डियर, इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है। अभी मैं सब बताऊंगा, परेशान मत हो। सारे कंफ्यूजन तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड। तुम्हें यही लगेगा तुम लैब में काम कर रहे हो या तुमको दे दिया जाए तो तुम अपने आप काम कर लोगे। अब ध्यान समझो, इंडिकेटर लिक्विड में रहता है। किसमें रहता है? लिक्विड रहता है। इसकी 2-3 ड्रॉप हम जो है एनालाइट के साथ डाल देते हैं। हो सकता है कि सॉल्यूशन तुम्हारा कलरलेस हो जाए, या तुम्हारा सॉल्यूशन पिंक हो जाए, या तुम्हारा सॉल्यूशन रेड हो जाए, तुम्हारा सॉल्यूशन ब्लू हो जाए। कोई भी कलर हो सकता है। ये डिपेंड करता है यहां पे तुम्हारा एनालाइट क्या है, यानी बेस क्या है, उसके साथ जो कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर का बन रहा है उसके बिहाफ पे क्या कलर आया। कुल मिला के इंडिकेटर अपना जो ओरिजिनल कलर है वो खो देता है, और कलर किसका आएगा? कॉम्प्लेक्स का आएगा। इंडिकेटर बेस का कॉम्प्लेक्स का आएगा, है ना। तो अब मैंने क्या कहा, कलरलेस भी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स बना ले। भाई मान लिया कि इंडिकेटर तुम्हारा पर्पल कलर का है, मान लिया, माना इंडिकेटर का कलर पर्पल है, बेस के साथ इसने रिएक्ट किया और कलरलेस हो गया, या रिएक्ट किया पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, कुछ भी जो कॉम्प्लेक्स बना उस हिसाब से हो गया। ओके, अब क्या करते हैं? अब हम अपना टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर एसिड है जिसका हमें सब कुछ पता है कि हमने इधर 100 ml
100 ml एसिड का सॉल्यूशन डाल रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको नोन है, हमको पता है। अब क्या करते हैं कि भाई एक एक ड्रॉप, ये नॉब है, एक हाथ से, देखो ध्यान से, एक हाथ से इस नॉब को पकड़ेंगे और एक हाथ से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को पकड़ेंगे। नॉब को ओपन करेंगे कैसा कि एक एक ड्रॉप से ज्यादा ना आए, कभी भी तेजी से धार नहीं आनी चाहिए, नहीं रिएक्शन कब हो जाएगी तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक, एक एक ड्रॉप डालते जाओ और इसको शेक करते जाओ ताकि प्रॉपर पूरे बेस में रिएक्शन होती रहे। इस नॉब को धीरे धीरे करके खोलते रहो और इसको शेक करते रहो। एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब यहां पे अगर मान लिया कि इंडिकेटर के साथ जब हमने इंडिकेटर डाला तो मान लिया ये कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया मींस इंडिकेटर और एनालाइट का जो कॉम्प्लेक्स, बेस का कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस हो गया। एक स्टेज ऐसी आती है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाओ, एकदम छोटी छोटी ड्रॉप डालना कि जैसे ही एक ड्रॉप डाला तुमने वैसे ही ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है वैसे ही कलरलेस की जगह कलर सॉल्यूशन हो गया। और ध्यान रखना कलर कौन सा आएगा, इंडिकेटर का कलर आएगा। कौन सा आएगा, इंडिकेटर का कलर आएगा। अब ये होगा कैसे, ये देखो पहले, माना ए फॉर एसिड, रिएक्शन कैसे होती समझ लो। ये एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुमको नोन है, या हम कह लें इसको स्टैंडर्ड, ठीक, प्लस इंडिकेटर और बेस, इंडिकेटर बेस हो गया, ठीक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे एसिड हम मिलाते जाएंगे, एसिड हम ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते जाएंगे। जितने मोल हम इसमें मिलाते जाएंगे उतने मोल क्या होगा, धीरे धीरे करके एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि इंडिकेटर बाहर हो जाएगा और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स एसिड और बेस का बन जाएगा, इंडिकेटर तुम्हारा फ्री हो जाएगा। और जैसे ही इंडिकेटर फ्री होगा वो अपना कलर दे देगा। किस कलर का बताया, पर्पल कलर का। तो ये कैसा कलर दे देगा, पर्पल कलर दे देगा। अगर इंडिकेटर पिंक कलर का होगा तो पिंक कलर दे देगा। पहले कलरलेस क्यों हो गया था, क्योंकि सारा का सारा इंडिकेटर ने बॉन्ड बना लिया था बेस के साथ, इंडिकेटर ने बॉन्ड बना लिया बेस के साथ। तो क्या हो, कौन सा कलर हो गया, तो बेस इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वो कलरलेस था। ठीक है, पूजा सिर्फ पिंक कलर के ही इंडिकेटर नहीं होते, पर्पल भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि इंडिकेटर कौन सा है। ठीक है, अलग अलग कलर के अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, हमेशा पिंक ही नहीं होता। ठीक, अब फिनोप्थिलीन देखोगे तो तुमको पिंक दिखेगा, मिथाइलिन ब्लू देखोगे जाके तो तुमको ब्लू दिखेगा। तो पॉइंट समझ में आया कि ये कलर क्यों आ जाता है। ये कलर इसीलिए आ जाता है क्योंकि पहले भाई जब इंडिकेटर हमने डाला तो इंडिकेटर जितने पॉइंट थे, जितने भी थे, उन्होंने बेस के साथ रिएक्शन कर ली। पहले कलरलेस ना हो तो मतलब, रोहित तुम्हारा मतलब नहीं समझा मैं। अच्छा, पहले कलरलेस ना हो तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब रोहित का कहना है कि सर केस को थोड़ा चेंज किया जाए, केस को थोड़ा चेंज किया जाए। यहां पे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, यहां सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया। जब हम इंडिकेटर के साथ बेस को मिलाते हैं, इंडिकेटर के साथ बेस को मिलाते हैं तो कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड की रिएक्शन कराते हैं और एक पॉइंट आता है कि जब इक्विवेलेंट एसिड इक्विवेलेंट बेस के बराबर हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है, वही कलर कैसा हो जाएगा, लाल कलर गायब हो जाएगा और पर्पल कलर अपीयर हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा, इंडिकेटर तुम्हारा फ्री हो गया। इंडिकेटर जैसे फ्री होगा भाई, जितना बेस था उसके साथ एसिड ने रिएक्ट कर लिया। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है, एसिड का वॉल्यूम तुमको पता चल गया कि कितने ml लगा, तो यहां पे इक्विवेलेंट अमाउंट बेस के बराबर हुआ। अब बेस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता तो बेस की कॉन्सेंट्रेशन तुम पता कर लोगे कैलकुलेट करके ऑन द बिहाफ ऑफ एसिड। बोलो भाई, पॉइंट समझे। कलरलेस कर लो चाहे कलर कर लो, जो कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर के साथ बेस का बनेगा उसी कॉम्प्लेक्स का कलर आएगा।
फिर एसिड डालना शुरू करोगे धीरे धीरे, एसिड क्या करेगा, इंडिकेटर को रिमूव करना शुरू करेगा, बेस के साथ खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एक स्टेज आएगी जैसे ही सारे के सारे बेस के साथ एसिड ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, इंडिकेटर फ्री हो जाएगा और उसी पॉइंट पे इंडिकेटर अपना कलर दे देगा। उसी को हम इक्विवेलेंट पॉइंट या उसी को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ, क्योंकि देखो बिना इस बेसिक काम के तुम आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, देखो हम अभी टाइप भी देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, बेसिक टर्म भी देखेंगे, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बेस है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, ये नहीं समझ में आएगा तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। बताओ भाई यहां तक क्लियर है एनीवन? क्योंकि देखो ये भाई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जैसे मैंने क्या बताया, अब ये रेड कलर हो जाए चाहे ब्लू कलर हो जाए है और चाहे व्हाइट कलर हो जाए, अब तुमको पता है कि ये कहानी क्या चल रही है, ये कलर क्यों आता है, पता चल गया ना। पता ये कलर किसका आता है, कलर इंडिकेटर का है, क्योंकि इंडिकेटर खुद ही खबरी है, उसका अपना खुद का कलर है और वो कलर तब खो देता है जब इसमें मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बनाता है बेस के साथ। एसिड क्या करता है, उसको छुड़ा देता है बेस के साथ, खुद एसिड कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इंडिकेटर को फ्री कर देता है, इसीलिए इंडिकेटर का कलर विजिबल हो जाता है। बिफोर देखो मैंने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो तुमने बेस लिया है उसका कुछ कलर है कि नहीं, हम कहते हैं चलो मान लिया तुम्हारे बेस का कुछ कलर है, ठीक, बेस का कुछ कलर है, तुमने इंडिकेटर मिलाया, डिपेंड करता है जब इंडिकेटर मिलाते हो इंडिकेटर बेस कॉम्प्लेक्स बनता है तो अल्टीमेट चीज तुमको पता होनी चाहिए कि भाई इसका कलर क्या है। अब अरे डियर पहले समझ तो लो एग्जाम में कैसे लिखोगे, उसके तो नोट्स में बताऊंगा ना, क्या आएगा मैं ये भी बताऊंगा। आजकल बी फॉर्म के क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, बी फॉर्म के, कल था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, परसों था और आज था तुम्हारे कॉलेज में बी फॉर्म चल रहा हो तो बता देना कि कोई बच्चा अगर पढ़ता। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, 100% क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से आए, 100% पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है। तो वो तो मैं बाद में बता दूंगा तुमको क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको कैसे लिखना है, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो भाई। अगर कलरलेस नहीं होता भाई, ये तो पहले ही हो जाता है ना, इसको तो हम पहले ही सेट करते हैं, अननोन सॉल्यूशन इसमें डाल दिया और उसमें हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इंडिकेटर मिला दिया, इंडिकेटर मिलाया तो बेस और इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बन गया, हमने देखा भाई ये कलर है, ठीक, फिर एसिड मिलाना शुरू किया, हमें मालूम है पहले से कि भाई इंडिकेटर का कलर क्या है, जैसे ही एसिड का अमाउंट, एसिड कंप्लीट बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा वैसे ही इंडिकेटर फ्री हो जाएगा और इंडिकेटर अपना कलर दे देगा, उसी को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। यस, या तो कलर से कलरलेस हो जाएगा या कोई ना कोई कलर चेंज हो, इंडिकेटर का मतलब ही यही है, जो इंडिकेटर होगा ये फ्री होके अपना खुद का कलर देगा, ध्यान रहे 99% केस में कलर चेंज होता है, 0.1% ऐसे हैं जिसमें कलरलेस हो जाता है कि भाई पिंक कलर है, एक ड्रॉप डालते ही कलरलेस हो गया, उस केस में इंडिकेटर तुम्हारा कलरलेस होगा। बेस की जगह एसिड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या कहा, यह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ऊपर तुमको रखना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन हो, स्टैंडर्ड हो, कोई बात नहीं, तुमको क्या है, तुमको एसिड की जगह अगर बेस का कॉन्सेंट्रेशन नोन है तो ऊपर बेस कर दो, जिसका तुम्हें निकालना है, जिसका तुम्हें निकालना है वो नीचे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस है कि एसिड है कि पानी है, बेस है कि एसिड है कि पानी है, इंडिकेटर कितना डालना है, नॉन सॉल्यूशन कितना लेना है, ये सारा प्रोसीजर में तुम्हारे इंडियन फार्माकोपिया के मोनोग्राफ में मेंशन रहता है, अपने आप हवा में कोई बात नहीं करनी, वो सीधा ज्यादातर केस में फिर भी 2 to 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर ऐसा प्रोसीजर में लिखा रहता है, तो पिपेट ले लो, पिपेट लेके 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया जाता है, लेकिन सबके अलग अलग प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। ये सब कुछ इंडियन फार्माकोपिया जो आईपी तुम्हारी है उस पे सब कुछ मेंशन रहता है, बराबर, सब कुछ मेंशन रहता है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ूं, ये क्लियर होना जरूर, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं XYZ
कि नीचे क्या ऊपर क्या, इसकी जगह ये ले ले, उसकी जगह वो ले ले, उसकी जगह वो, जो भी दिमाग में फुतूर हो सब पूछ डालो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस समझ में नहीं आती, मैं पहले बता रहा हूं। अच्छों के तुम वीडियोस देख डालो, समझ में नहीं आएगा तब तक जब तक लोग प्रैक्टिकल खुद नहीं करते। इसीलिए मैं तुमको एक्सपीरियंस करा रहा हूं कि ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है। कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो। सही है, क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, यस, तो पहला टॉपिक है, देखो अब सिलेबस देख लो, बेसिक क्लियर हो गया तुम्हारा। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? अरे भाई नहीं आएगा क्या, नाराज हो गया क्या भाई? आ तो गया। पढ़ना क्या क्या है ये भी तो जान लो। हाँ भाई, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे मैसेज करते, सर जी हमारे कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है। ये कैसे पता चलेगा, रोहित का सवाल है कि कितने ड्रॉप एसिड डालना है कि बेस कलर या कलरलेस हो जाए। ये कितने ड्रॉप नहीं डालना है तुमको, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप। भाई हमने इसीलिए तो कहा तुमसे, इसीलिए तो हमने कहा कि भाई ये ब्यूरेट है ना, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसका ड्रॉप तुम इसमें नीचे डालते जाओ, एक एक ड्रॉप डालते जाओ, इसको हिलाते जाओ। जैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा, कलर या तो चेंज होगा या कलरलेस हो जाएगा, तुरंत इसको स्टॉप कर देना। और यहां पे तुम्हें मालूम है, तुमने 100 ml एसिड ले रखा है भाई, ब्यूरेट में 100 ml एसिड बेस या जो भी सैंपल है नॉन सॉल्यूशन का, वो तुमने ले रखा है। अब जहां पे जितने ml पे ये कलरलेस हो जाए, उतने ml पे इस कॉर्क को टाइट कर दो। तुम्हें मालूम है कि भाई यहां तक आया, 50 तक आया, तो भाई 100 लिया, 50 कंज्यूम हो गया, तो तुमने कितना ml इस्तेमाल किया? 50 ml तुमने नॉन सॉल्यूशन को इस्तेमाल किया। 50 ml तुमने नॉन सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है, उतने नॉर्मल या उतने मोलर तुमने इस्तेमाल किया, इतने ml, तब जाके ये क्या हुआ, एंड पॉइंट इसका आया। तो यहां से तुमको पता चल जाएगा। 11th में था ना, यस, जब तक कलर चेंज ना हो जाए। पॉइंट क्लियर है ना? कोई पॉइंट दिमाग में छोटा बड़ा कुछ भी हो, पूछ लेना, ये मत सोचना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि बेटा एक बार, और ये एग्जाम में आते हैं, इनके बिना आगे हम बढ़ेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या पढ़ना है इसमें। काफी बड़ा टॉपिक है भैया, तुमने देखा होगा प्रीवियस जो रिकॉर्डेड लेक्चर 8-10 लेक्चर बने हैं। पहले देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फंडामेंटल्स क्या है, फिर कौन कौन से देखने हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन देखना है। एसिड बेस टाइट्रेशन भी आसान काम नहीं है, एसिड बेस टाइट्रेशन भी देखेंगे, फिर एसिड बेस टाइट्रेशन के कर्व भी देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी देखेंगे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखेंगे, इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के टाइप होते हैं उसको भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के टाइप होते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप होते हैं उनको भी देखेंगे, के करके ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, ओके। अगर तुम्हारे में सिर्फ कलर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ डार्क या हल्का हो रहा है, इट मींस तुमने इंडिकेटर सही नहीं रखा। इंडिकेटर का सही चुनाव होना जरूरी है। चलो भाई, बात करते हैं कि अभी जो हमने समझा उसको थ्योरी में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को टाइट्रेशन बोलते हैं, और इस एनालिसिस को टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। मींस हम केमिकल की एग्जैक्टली क्वांटिटी बता सकते हैं, क्वालिटी नहीं बताना है। लिमिट टेस्ट में हम क्वालिटी बताते थे। अगर कोई पूछे कितना ग्राम या कितना ml इस्तेमाल हुआ, तो ये नहीं बता सकते थे, बस बता सकते थे कि ये क्वालिटी अच्छी है, चलेगी कि नहीं चलेगी। यहां पे हम क्वांटिटी बता सकते हैं, इसीलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ध्यान रहे, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इज एक्यूरेटली नोन कॉन्सेंट्रेशन। जो नोन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वाली होती है, जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वाली होती है ब्यूरेट के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है और कितना ml इस्तेमाल हो रहा है, कितने ml में एंड पॉइंट आ जाता है, वो एंड पॉइंट भी हमको पता चल जाता है। ml रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विद मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई ये तुम्हारा ब्यूरेट था, ठीक, ये तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क है, ये स्टॉपर लगा है, ठीक है, इस ब्यूरेट में ये स्टैंड है ना, ब्यूरेट स्टैंड इसको बोलते हैं। इसका जो है ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुमको पता है ना, पता है, लेकिन वॉल्यूम तुमको नहीं पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। ध्यान से समझो, वॉल्यूम पता कब चलेगा, जब टाइट्रेशन करोगे तो तुमको वॉल्यूम भी पता चल गया। अब ध्यान से समझो, यहां पे जो तुमने सॉल्यूशन लिया है, जो सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम हमने दिया एनालाइट, एनालाइट या टाइट्रेंड दिया, डी है ना, ध्यान रखना। तो इस सॉल्यूशन का हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, लेकिन ये कितना ml लिया है इसका वॉल्यूम हमको पता है, हमको वॉल्यूम पता है, नोन है कि नहीं भाई? जाहिर सी बात, अननोन सॉल्यूशन कितना ml लोगे वो तो तुमको पता ही रहेगा ना, बस तुमको यही नहीं पता कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ऊपर वाले की कॉन्सेंट्रेशन पता थी, वॉल्यूम नहीं पता थी। अब हमको स्टैंडर्डाइजेशन जब टाइट्रेशन किया तो कितने ml लगा, हमको वॉल्यूम इसका पता चल गया। इसका वॉल्यूम पता था, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता थी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम दोनों पता चल गई। इसका वॉल्यूम पता है हमको, कॉन्सेंट्रेशन आराम से निकाल लोगे कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन मतलब, अभी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर और होल्ड करो, है ना, तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बताएंगे, थोड़ी देर और वेट करो भाई, है ना। जहां इतना पेशेंस रखा है, हम विद डेफिनेशन बताएंगे तुमको। यस शुभम, बिल्कुल सही। जब कलर चेंज हो जाएगा, जितने पे कलर चेंज हो जाए उतने पे नॉब को बंद कर दो और देख लो भाई कि कितना ml तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, उस ml को नोट डाउन कर लो, निकाल लोगे ना आराम से। इसी तरीके से टाइट्रेशन में निकाला जाता है, पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। गुड गुड गुड। अब देखो बच्चों में कॉन्फिडेंस झलकने लगा है। ओके ठीक है। द रिएजेंट ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड टाइट्रेंट। रिएजेंट नॉन कॉन्सेंट्रेशन जिसको हमने स्टैंडर्ड कहा, जो हम ब्यूरेट में रखते हैं, उसको टाइट्रेंट, टी से, ठीक, टॉप पे रहता है इसलिए टी टॉप पे रहता है। द सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं या टाइट्रेड बोलते हैं। देखो क्या बोला, टाइट्रेंड या एनालाइट। टाइट्रेंड का डी है, डी मतलब डाउन, यानी ये हमेशा कोनिकल फ्लास्क में रहेगा। हमेशा याद रखो ऊपर क्या रखना है ब्यूरेट में और कोनिकल फ्लास्क में क्या रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई जो स्टैंडर्ड है, जिसका हमें सब कुछ पता है, वो ऊपर ब्यूरेट में रहेगा, जिसका हमें निकालना है वो किस में रहेगा, कोनिकल फ्लास्क में। एकदम 100% क्लियर रखो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज यूजुअली टेकन इन ब्यूरेट। क्या बोले, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूजुअली टेकन इन ब्यूरेट और एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू बी टाइट्रेड अंटिल रिएक्शन कंप्लीट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। जो ऊपर ब्यूरेट में है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और इसको हम तब तक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं जब तक कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। और रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड पॉइंट आ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, कॉल्ड टाइट्रेशन। यस, कॉन्फिडेंस हमेशा नॉलेज से आता। एंड पॉइंट क्या होता है भाई, एंड पॉइंट एट विच रिएक्शन कंप्लीटेड मींस टाइट्रेंट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू टाइट्रेंड। हमने क्या कहा था, टाइट्रेंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एसिड, यही तो हमने कहा था, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट केमिकली जो टाइट्रेंट है टाइट्रेड के मींस स्टैंडर्ड
टेस्ट के जब बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, उसी पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट, स्टिचियोमेट्रिक पॉइंट या एंड पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक। द कंप्लीशन ऑफ द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द सम फिजिकल चेंज। कुछ फिजिकल चेंज होता है, जैसे विजुअली इंडिकेटर कलर चेंज करता है। फिजिकल चेंज मतलब कलर चेंज करता है, तो हमको पता चल जाता है कि भाई एंड पॉइंट आ गया। व्हेन बिटवीन टाइट्रेशन टाइट्रेंड कंप्लीट, इंडिकेटर शुड गिव द क्लियर विजुअल चेंज। इंडिकेटर कलर चेंज देता है, कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट। ठीक, उसी पॉइंट को हम एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन बोलते हैं। और फंडामेंटल क्या है भाई? सिंपल इक्वेशन होती है, कुछ मुश्किल नहीं। रिएक्शन शुड बी अकर्ड रैपिडली, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। अचीविंग द सैटिस्फैक्टरी एंड पॉइंट रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट, है ना। धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। सिंपल फॉर द डिटेक्शन एंड पॉइंट के लिए टाइट्रेशन बहुत बढ़िया चीज है भाई। बताया ना कि फंडामेंटल्स और क्या हो सकते हैं? डज नॉट एनी स्पेशलाइज्ड टूल, कोई स्पेशलाइज्ड स्किल, स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत नहीं है। सिंपल ब्यूरेट असेंबली तुम्हारे पास हो और आराम से बीकर, अर्लेनमेयर फ्लास्क, ब्यूरेट और ब्यूरेट स्टैंड की मदद से तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक, ब्यूरेट, पिपेट, सिरिंज एंड द सब एसेंशियल कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। ओके, ऑपरेटर्स फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑलरेडी मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है भाई। सिंपल सी चीज है। ऑपरेटर्स में क्या है? ब्यूरेट स्टैंड हो गया तुम्हारा, ब्यूरेट हो गया, क्लैंप हो गया, अर्लेनमेयर फ्लास्क हो गया। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। ठीक, तो ये चीज भी मैं स्टार्ट में, देखो शुरू के कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कितना टॉपिक कवर हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की टर्म, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, इन सब की डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार। क्या करते हैं? नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है जो तुमको एटलीस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए जाननी जरूरी है। क्योंकि तुम भाई सॉल्यूशन कैसे बनाओगे अगर ये टर्म भाई किस कह दिया एग्जामिनर ने 0.1 नॉर्मल HCl को तुम स्टैंडर्डाइज करो 0.2 मोलर NaOH के साथ। ठीक, बता दिया उसने। या 0.1 नॉर्मल HCl को क्या करो? NaOH के साथ स्टैंडर्डाइज करो। अब पता लगाओ कि भाई कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना मोलर या कितना नॉर्मल NaOH है? सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ध्यान दो, 0.1 नॉर्मल रख दोगे। वॉल्यूम कितना? जब तुम टाइट्रेशन करोगे तो एंड पॉइंट कितने वॉल्यूम पे आएगा, तुमको ये वॉल्यूम पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक, जो तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट का वॉल्यूम तुमको पता है कितना ml तुमने कोनिकल फ्लास्क में डाला है। ठीक, V2 तुमको पता है, और तो तुम N2 निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताओ भाई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH की निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। कितना सिंपल। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है। कई बार तो सिंपल नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें पूछते हैं। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहां तक है ना? तो कल के क्लास में हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है कि नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। एक बार थोड़ा सा देख लेना, सिंपल, समय मिले तो एक बार देख लेना, हो जाएगा गिरीश, है ना। एक बार थोड़ा सा इसको देख लेना। पूजा कह रही हैं कि V1 में क्या लिखेंगे। पूजा ये बताओ, ये जो तुम्हारा टेस्ट, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जब तुम्हारा एंड पॉइंट आ जाता है, जब एंड पॉइंट आया तो कितना ml तुम्हारा ये एसिड इस्तेमाल हुआ एंड पॉइंट लाने में, ये ml तो तुमको पता चल जाएगा ना, वही V1 होगा, है। और V2 क्या होगा? V2 में जो तुम्हारा टेस्ट है, कितना ml तुमने इसमें डाला, वो तुमको V2 पता चल जाएगा। निकालना क्या रहेगा? तुमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी रहेगी। जैसे कॉन्सेंट्रेशन को यूजुअली हम लोग ग्राम पर ml बोलते हैं, ग्राम पर ml बोल दिया, है ना, या किलोग्राम पर लीटर बोल दिया। ये सब क्या है?
ये सब जैसे मोलरिटी हो गई, मोलरिटी के टर्म में यूजुअली मोलरिटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तुम्हारी उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml। ये थोड़ा सा पढ़ के आना, जिसकी वजह से कल तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट कम होंगे या जो बचे खुचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो वो मुझे बता देना, ठीक। तो कल हम लोग शुरू करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, कौन कौन से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमको पढ़ने हैं, इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यस, ब्यूरेट कितना खा लिया? अरे भाई ये बताओ, 100 ml तुमने लिया V1 के केस में, मान लिया यहां पे 40 ml तक खत्म हुआ, 40 ml तक, तो 100 से 40 को माइनस कर दो, कितना आया? तो यहां V1 कितना लिखोगे, 60 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो इसी तरीके से। कल फिर अगेन हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।